Welcome back to the second video of all the videos that I explained you in the introduction of the module, which is related to the financial management. ये बड़ा ज़रूरी है हम entrepreneurial mindset होने के साथ साथ एक business mindset होने के साथ साथ ये तमाम of course it calls in for a lot of madness, it calls in for a lot of chaos. हमें नए नए ideas try करने होते हैं, experimentation करनी होती है, risk लेने होते हैं, uncertain boundaries की तरफ जाना होता है, and we have to try a lot of things. But in this it is very important for us to understand कि measurement is management किसी वजह से कहा गया है. अगर आप जानते ही नहीं, कहते हैं ना जो गिनता नहीं वो गिनती में नहीं. अगर आप अपने कारोबार में ही जानते ही नहीं कि आप क्या लगा रहे हैं तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि आप क्या कमा रहे हैं. बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक क्रिकेट मैच के अंदर इफ़ यू डू नॉट हैव अ स्कोर कार्ड, हाउ आर यू गोना विन द मैच? इफ़ यू डोंट नो दैट देयर इज़ अ 200 ऑन द स्कोर बोर्ड, हाउ आर यू गोइंग टू मेक अ 200? एक टारगेट जब पहली टीम देती है इनिंग के अंदर तो वो इसीलिए देती है ताकि दूसरी टीम उसको चेस कर सके. फाइनेंशियल मैनेजमेंट कॉल्स इन टू क्रिएट स्कोर कार्ड्स फॉर द बिजनेस टू अचीव टारगेट्स, टू अचीव गोल्स, टू सेट दोज टारगेट्स, टू सेट दोज गोल्स. अगर वो ही नहीं होगा तो काम आगे कैसे बढ़ेगा? तो आप बेशक एक छोटा सा कारोबार कर रही हो, कहीं पे भी कर रही हो, आप स्मॉल इनिशिएटिव यू माइट हैव, मे बी आपके पास अभी कोई टीम ना हो, लेकिन उसके बावजूद इट इज़ एसेंशियल फॉर यू टू हैव स्मॉल बजट्स. छोटे छोटे बजट्स ज़रूर क्रिएट करें उन तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए जो कि आप अपने बिजनेस के बैनर के अंडर कर रही हैं. मैं आपको एक बहुत बेसिक बजट टेम्पलेट दिखा रहा हूँ जो कि स्क्रीन पे आपके सामने लगा हुआ है. अब मैं आपको स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आपको स्क्रीन के ऊपर ये बजट टेम्पलेट नज़र आ रही होगी और ये बजट टेम्पलेट आपको दिखा रही है कि कितना इम्पॉर्टेंट होता है एक बिज़नेस के अंदर हर एक चीज़ को कैलकुलेट करना, उसकी क्वांटिटी को डिफ़ाइन करना, उसकी प्राइस को डिफ़ाइन करना, उसके मटेरियल्स को डिफ़ाइन करना, उसके लॉजिस्टिक्स को डिफ़ाइन करना, उसकी ट्रांसपोर्टेशन को डिफ़ाइन करना. आप देखें बजट पे जैसे जैसे ये स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप हो रहा है, इसमें आपको मुख्तलिफ हेड्स नज़र आ रहे होंगे, मुख्तलिफ पर्टिकुलर्स नज़र आ रहे होंगे, जहाँ पे आपको कहीं कहीं पर्सनल कॉस्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, प्रोजेक्ट मैनेजर सैलरी लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, इंटर्न सैलरी लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, कहीं कहीं आपको ट्रांसपोर्टेशन नज़र आ रही होगी, कहीं कहीं आपको ट्रैवल का लफ्ज़ लिखा हुआ नज़र आ रहा है, कहीं आपको एकोमोडेशन लिखा हुआ नज़र आ रहा है. ये सैलरीज, ह्यूमन सैलरीज से लेके यानी पर्सनल कॉस्ट से लेके एक छोटी ट्रांसपोर्टेशन से लेके उस प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल से लेके हर एक चीज़ को एक एटलीस्ट इस सादी बिजनेस बजट टेम्पलेट के अंदर आना ज़रूरी है. हर बिजनेस के अंदर इसी तरीके से देयर आर सर्टेन बजट्स दैट यू क्रिएट. आप दो तरीके के बजट्स क्रिएट कर सकती हैं अपने इदारे के अंदर. एक तो वो बजट है जो कि आपके इदारे का बजट है, जिसके अंदर आपके रेंटल्स, आपके यूटिलिटी बिल्स, आपके एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, आपके वॉशरूम के पानी से लेके आपके किचन के यूटेंसिल्स तक हर एक चीज़ उस बजट के अंदर आती है. फिर उसके बाद एक और बजट बनता है इदारे के अंदर, जो बजट उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का होता है जो चलाया जा रहा होता है. मिसाल के तौर पे अगर आप एक इदारा चलाती हैं और आप दो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स चलाती हैं तो ये बड़ा ज़रूरी है डिफ़ाइन होना कि आपके इदारे का कौन सा एक्सपेंस किस प्रोजेक्ट से होता है. अब आपके पास दो प्रोजेक्ट मैनेजर अगर काम करते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि जब आपने इनको महीने की पहली तारीख को दोनों को तनख्वाह दी तो आपने कहाँ से तनख्वाह दी? क्या आपने जेब से तनख्वाह दी? क्या आपने प्रोजेक्ट ए से तनख्वाह दी या आपने प्रोजेक्ट बी से तनख्वाह दी? अगर आपको ये नहीं पता तो बस आप ये समझ जाएं कि आपने अपनी जेब से एक 20,000 रुपये का या 30,000 रुपये का जितनी भी तनख्वाह आपने सेट की थी आपने वो लॉस कर दिया, क्योंकि इट विल नेवर बी काउंटेड फॉर, इट विल नेवर बी अकाउंटेड फॉर. और जो गिनता नहीं वो गिनती में नहीं. हम इस वीडियो के एंड पे आपके लिए बजट टेम्पलेट साथ भी छोड़ देंगे ताकि आप इसके ऊपर बजट को प्रैक्टिस कर सकें. बट प्लीज़ रिमेंबर कि इस शीट को, जो कि दोबारा मैं आपके सामने स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ, इस शीट को लाजमी समझें. ये कोई हार्ड एंड फास्ट शीट नहीं है. ये तो हम जो बिज़नेस करते हैं, हम जो प्रोजेक्ट्स चलाते हैं, हमने उसके हिसाब से आपको एक बजट टेम्पलेट दिखाई है. लेकिन आपके प्रोडक्ट की इसी तरीके से एक बजट टेम्पलेट होनी चाहिए. अगर आप एक कप केक बनाती हैं, if you are a home chef or you are a baker, for example, my mother cooks at home, but she would never know that how much it has costed her to make that food. मेरे ऑफिस में रोज़ाना खाना आता है, लेकिन मेरी माँ कभी भी ये बात नहीं बता पाती मुझे कि कितना उसके अंदर खर्चा हुआ और कितने खर्चे से वो खाना बना और उससे जो पैसे उनको दिए गए ऑफिस से, उसमें से उन्होंने कितने पैसे बचाए.
She wouldn't know that. Why? Not just because of the fact that she doesn't have the budget template, but also because of the fact that she doesn't even know that how important it is to define each raw material. एक मसाले से लेके और एक चिकन के एक मीट से लेके हर एक चीज़ के बारे में वो अलग अलग एस्टिमेशंस उनके पास मौजूद ही नहीं होती। उनका जवाब हमेशा मेरे लिए ये होता है, कहती हैं जो घर के लिए ग्रॉसरी आई थी उसी में से निकला, उसी में से बन गया खाना, तुम्हारे ऑफिस चला गया। Yet she says that I am a home chef and I am a home entrepreneur. Of course she is, but she has a long way to go and she needs a lot of support in that. She is a great artist when it comes to cooking, but she is not a great one when it comes to budgeting. So you need support. इसीलिए आपको पिछले मॉड्यूल के अंदर ये बताया गया कि रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स के साथ कोलैबोरेट करें, ऐसे लोगों के साथ कोलैबोरेट करें जो इन बजट्स को बनाना जानते हों, जो इन बजट्स की एस्टिमेशंस करना जानते हों, इसके अंदर टैक्सेस को लगाना जानते हों। आपका टैक्स पेयर होना ज़रूरी है। आपके बजट में, आपके प्रोडक्ट में, आपकी ऑफर की हुई सर्विस में एक एक किस्म का टैक्स कैलकुलेटेड होना ज़रूरी है। टैक्स की कैलकुलेशन के बगैर कभी आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट नहीं हो सकती। मजाक में काम करना और थोड़े से पैसे कमा लेना एक बात है, लेकिन उसी काम को बिजनेस में कन्वर्ट करना रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ अटेंशन टू डिटेल, मेकिंग दीज बजट्स, ऑर्गेनाइजेशनल बजट्स, प्रोडक्ट बजट्स। चलें अभी आपका इदारा नहीं है, अगर आप अकेली काम करती हैं तो फिर भी जो सर्विस आप मार्केट को ऑफर करती हैं, जो प्रोडक्ट आप मार्केट को ऑफर करती हैं, उसको बजट ज़रूर करें। ये जो लिखा हुआ है ना अब पर्सनल कॉस्ट शीट पे, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप, चाहे आप सादिया हैं या आप फातिमा हैं या आप तूबा हैं या आप जो भी हैं, whoever you are right now, but you need to tell yourself कि मैं इस काम से महीने की कितनी सैलरी लूँगी, या अगर मैं प्रॉफिट लूँगी तो कितना प्रॉफिट लूँगी। अगर इस बजट में ये सब नहीं होगा और ये बजट नहीं होगा तो महीने के एंड पे सारे पैसे आप ख़त्म कर देंगी। I started my organization, Nucleus Consulting. I generated a business of more than 20,000 USDs in the COVID times. And you know what? I don't know where the money is right now. I wrapped it all. I finished it all. I did not even calculate कि इस $20,000 में से मेरे, I'm explaining this in USDs because it's an international consulting assignment organization, तो बाहर के लोगों के साथ काम करते हैं। अब उस $20,000 में से मेरा जो इदारा है न्यूक्लियस कंसल्टिंग, उसके भी तो कोई पैसे होंगे जिन पैसों से वो इदारा अपने एसेट्स बनाएगा, अपना AC खरीदेगा, अपना ऑफिस लेगा, अपनी गाड़ी लेगा। But there was nothing. I calculated it as 20,000 USDs work hours salary gone. It doesn't work like that. There are expenses that you make. There are consequences to those expenses. वो किस प्रोजेक्ट के थ्रू मैंने कितने एक्सपेंस किए, मैंने किस वेबसाइट डेवलपर को हायर किया, मैंने किस डिज़ाइनर को हायर किया, मैंने ब्रांडिंग किससे करवाई, उस पर कितना खर्चा आया। ये बिल्कुल वही मिसाल है कि मैंने अपने $20,000 को अपना रेवेन्यू नहीं, अपना प्रॉफिट समझ के ख़त्म कर दिया। और वो इसलिए ख़त्म कर दिया क्योंकि मैंने कभी भी अपने किसी भी प्रोजेक्ट को उस तरीके से बजट नहीं किया जैसे मैं आपको इस पे दिखा रहा हूँ। स्कूल ऑफ लीडरशिप के लिए आई एम वेरी कॉन्शियस अबाउट इट, बट बिकॉज न्यूक्लियस कंसल्टिंग वाज माई लाइक होम थिंग, जस्ट लाइक यू हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज पॉपिंग अप, ये तो मेरा अपना ही है ना, मैं चला लूँगा। कारोबार ऐसे नहीं चलते, बिजनेसेस ऐसे नहीं चलते, इंडिविजुअल्स ऐसे चलते हैं। थोड़ा लगा दिया, उसके ऊपर थोड़ा आ गया और सारा खा लिया। ये एक इंडिविजुअल अप्रोच है, ये इंस्टीट्यूशनल अप्रोच नहीं है। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच की तरफ जाने के लिए प्लीज़ बजट्स को समझें, अपनी चीज़ों को बजट करना सीखें, अपने बजट्स को भी फोरकास्टेड बजट अलग बनाएं और एट अ हायर एंड बनाएं ताकि आपको नुकसान होने की गुंजाइश कम हो। और फिर जब वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो जाए तो एक और बजट क्रिएट करें विच इज़ द एक्चुअल बजट। और इसकी प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन से पहले मेक श्योर करें कि आप बजट के अंदर जो पैसे लिख रही हैं, फॉर एग्जाम्पल आई एम डूइंग एन इवेंट मैनेजमेंट और मुझे कहीं से प्रोजेक्टर और स्क्रीन रेंट पे लेनी है, तो आज मैं बैठ के बजट बना रहा हूँ, जैसे आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, भाई ये लिखा हुआ है प्रोजेक्ट स्क्रीन या फिर मल्टीमीडिया, प्रोजेक्टर मल्टीमीडिया स्क्रीन मुझे चाहिए। मैंने इसके आगे लिख दिया क्वांटिटी 2, प्राइस 10,000, यानी एक मुझे लगता है 5,000 का मिल जाएगा। भाई मुझे लगता है 5,000 का मिल जाएगा, अब ये बजट मैंने लॉक कर दिया। अब जब ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में जाएगा और मैं मार्केट से रेंट पे ये चीज़ें लेने जाऊंगा तो वो मुझे बताएगा भाई एक 8,000 का है, तो तब मैं क्या करूंगा? तब मुझे अपनी प्रॉफिटेबिलिटी कम करनी पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि जब मैंने बजट के अंदर एक अमाउंट लिखी तो मैंने उसके लिए कोई रेफरेंस नहीं लिया, मैंने उसके लिए कोई कोटेशन नहीं ली, मार्केट से पूछे बगैर बस हवा में लिख दिया।
इसका नुकसान मुझे ही होगा आगे जाके, या इसका नुकसान आपको ही होगा आगे जाके। ये अहमियत होती है एस्टिमेटेड बजट्स को बनाने की या फोरकास्टेड बजट्स को बनाने की, एंड बैक्ड बाय कोटेशंस। एक्चुअल प्राइसेस मार्केट से लेके बजट बनाने में फ़ायदा ये होता है कि आपने जो अपना प्रॉफिट कैलकुलेट किया होता है इसी बजट के अंदर नीचे, या तो ये आपको एक्चुअल मिल जाता है या कहीं पे आप आगे जाके कॉस्ट सेविंग कर लेते हैं, कोई खर्चा बचा लेते हैं, तो ये थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है। लेकिन ये ना होने से नुकसान ये है कि जो सोचा होता है हमेशा आपको उससे कम मिलता है। तो बजट्स की अहमियत को समझें अपने कारोबार में, चाहे आप एक छोटी सी चीज़ भी क्यों नहीं बेच रहे, उसके लिए बजट ज़रूर बनाएं ताकि आपको एक्चुअल में मालूम हो कि आपने क्या कमाया, आपने क्या गवाया और आपने क्या लगाया। थैंक यू वेरी मच।